दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में आपका स्वागत है। भारत के महान चिंतक एवं विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर विशेष व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान माला में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक उच्च कोट के चिंतक, विचारक और लेखक थे। दीनदयाल जी ने राज्य की उत्पत्ति, धर्म राज्य, प्रजातंत्र, समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, राष्ट्रवाद, संघात्मक बनाम एकात्मक राज्य पर अपने विचारों को अपनी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों में प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्र को राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वे एक अखंड राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे। पंडित दीनदयाल जी जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है तो हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष तमाम तरह की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक चुनौतियां थी, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ तो उसके द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण जिस प्रकार से किया गया, आर्थिक संसाधनों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, उसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में तत्कालीन समय में विश्व में दो प्रमुख विचारधाराएं स्थापित हो चुकी थी, जिसको हम पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा के रूप में जानते हैं। वे पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों की सशक्त आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीवाद ने जहां मनुष्य को एक आर्थिक इकाई माना है, वहीं साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक एवं कार्मिक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। वहीं पंडित दीनदयाल जी ने इससे अलग व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता को अपनाया। जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाइयों और बुराइयों में उलझा हुआ था, उसी समय पंडित दीनदयाल जी ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। दरअसल एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, विचार और दर्शन के बीच से ही उपजा है। पंडित दीनदयाल जी ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने दुनिया के समक्ष कोई नई बात रखी हो या दुनिया के समक्ष कोई नया वाद रखा है। वे बार बार कहते हैं कि वे एकात्म मानववाद के जरिए भारत की सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद की तत्कालीन परिस्थितियां, दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को समाज के सामने रखा। इसके जरिए उन्होंने आम आदमी की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। पंडित दीनदयाल जी अखंड भारत की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अखंड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं है, अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का भी द्योतक है, जो कि अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। अतः हमारे लिए अखंड भारत में कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह तो हमारे संपूर्ण जीवन दर्शन का मूलाधार है। अखंड भारत की अवधारणा से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विश्लेषणार्थ पंडित दीनदयाल जी ने अखंड भारत क्यों नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य को संदर्भित करते हुए भारत में युगों से चली आई उस सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपरा का उल्लेख किया, जो भौगोलिक भारत को एकात्म रूप से एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में समर्थ हुई थी। पंडित दीनदयाल जी का प्रजातंत्र पे भी एक अलग दृष्टिकोण था। प्रजातंत्र की अवधारणा को भी राष्ट्र निर्माण के लिए वे एक आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि आज़ादी के तुरंत बाद जब लोकतंत्र की स्थापना व वयस्क मताधिकार की संवैधानिक व्यवस्था हुई, भारतीय जन की दीर्घकालीन गुलामी, अशिक्षा व गरीबी के कारण वे एकदम दिए गए वयस्क मताधिकार के बारे में कुछ शंकित थे, लेकिन बहुत जल्द ही इस निष्कर्ष पर वे पहुंच गए कि सहभागिता का अवसर ही शिक्षा का भी सबसे बड़ा माध्यम है। पंडित दीनदयाल का मानना था कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली भारत को पश्चिम की देन नहीं है। वे लिखते हैं कि प्राचीन कालीन भारत में ऋग्वैदिक
या वैदिक सभा और समिति का गठन जनतंत्रीय आधार पर ही होता था। अर्थात प्राचीन कालीन भारत में भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या विकेंद्रित शासन प्रणाली डेवलप थी। उपाध्याय जी का यह आस्था है कि मतदाता की बुद्धिमत्ता ही प्रभावशाली तथा समावेशी लोकतंत्रात्मक पद्धति को स्थापित करती है। वे कहते हैं कि जनता जागरूक रहकर बुद्धिमत्ता के साथ हंस के समान नीर विवेक का परिचय दे, जिससे देश के राजनीतिक दल के गलत दृष्टिकोण को सुधारा जा सके। इस हेतु पंडित दीनदयाल जी ने मतदाताओं को निम्न सुझाव दिए। जैसे उनका मानना था कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग पार्टी के लिए ना कर सिद्धांत के लिए, व्यक्ति के लिए ना कर पार्टी के लिए और धन के लिए ना कर एक व्यक्ति के लिए करना चाहिए। प्रचार का शिकार होकर किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर ही अपना मत दे आते हैं कि वह विजयी होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतदान का अधिकार आपके सद्विचार और आपके सद्विवेक की कसौटी है, अतः उस ओर से उदासीन ना हो और उसे बेचे नहीं। अपने मत का मूल्य आपको पता होना चाहिए। मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वाधीनता का प्रतीक है और इस कारण एक लोकतंत्रवादी होने से आपको इसका उपयोग किसी के निर्देश पर ना करके स्वयं के सद्विवेक एवं अंतरात्मा की आवाज पर करना चाहिए। उनका मत था कि भारत की परिस्थिति में प्रजातंत्र की राष्ट्रीय एकता से गहरा संबंध है। यदि प्रजातंत्र समाप्त हो गया तो राष्ट्रीय एकता को भी नष्ट होते देर ना लगेगी। जो प्रजातंत्रीय पद्धति का अनुसरण करेंगे वे धीरे धीरे राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होते जाएंगे। चुनाव में जातिवाद व क्षेत्रवाद का सहारा लेने वाले भी जब चुनाव जीतकर सदन में आएंगे तो सबका साथ के लिए बिना अकेले नहीं बैठ सकेंगे। जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज की सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, तो वो उनकी अंत्योदय योजना के तहत ही हमें देखने को मिलता है। प्रजातंत्र के रहते हुए किसी प्रांत विशेष में किसी दल विशेष का प्रभुत्व भी आ गया तो वह अलग नहीं हो सकता, किंतु यदि प्रजातंत्र समाप्त हुआ तो एकता पहले समाप्त हो जाएगी। अतः भारत को अखंड बनाए रखने के लिए प्रजातंत्र जरूरी है। राष्ट्र निर्माण के लिए वे सशक्त आर्थिक नीति के भी प्रबल समर्थक थे। अर्थनीति में संबद्ध अपने वक्तव्यों एवं लेखों में समय समय पर किए गए सरकारी निर्णयों पर वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सामान्यतः अर्थनीति के क्षेत्र में पाश्चात्य नकल को वो गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारी व पाश्चात्य परिस्थितियों में बहुत फर्क है, इसलिए हमें अपनी अर्थनीति का भारतीयकरण करना होगा। इस संबंध में दीनदयाल जी ने लिखा है कि देश की गरीबी दूर होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, किंतु प्रश्न यह है कि गरीबी कैसे दूर हो। हमें इस बात को समझना होगा कि हम पश्चिमी देश की अर्थनीति का अंधानुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिमी देशों ने मशीनों को ही आर्थिक प्रगति का साधन माना है और मशीन का प्रमुख गुण है कम मनुष्यों के उपयोग से अधिकतम उत्पादन, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों को स्वदेश में बढ़ते हुए उत्पादन को बेचने के लिए विदेशों में बाजार ढूंढने पड़े। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद इसी का स्वाभाविक परिणाम था। उनका मानना था कि जो साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीतियां आई हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान मशीनीकरण का है, क्योंकि साम्राज्य जब मशीनों के द्वारा उत्पादन बढ़ा तो उसको बेचने के लिए बड़े बड़े बाजारों की जो आवश्यकता हुई वो भारत जैसे देशों में जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या थी उन देशों को इसी आर्थिक नीति के कारणवश ही उनको उपनिवेश बनाया गया। तो उनका यही मानना था कि अगर भारत में भी मशीनीकरण किया जाएगा तो सबसे बड़ा काम यही होगा एक कि उपनिवेशवादी जो दृष्टिकोण है उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें स्वीकार करना होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता मशीनों द्वारा पूर्णतया आश्रित रहते हुए नहीं तय किया जा सकता। कुटीर उद्योग को भारतीय अर्थनीति का आधार मानकर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का विकास करने की देश की आर्थिक प्रगति के लिए संभव होने की बात उनके द्वारा
कही जाती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए वे अनुकूल मानते हैं, क्योंकि ऐसे उद्योग अपेक्षाकृत श्रम गहन होते हैं। अर्थात भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर भारत में उनका मानना था कि मशीनीकरण तीव्र गति से किया जाएगा, तो मशीनीकरण जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को विस्थापित किया जाता है, और जब कोई व्यक्ति विस्थापित होता है तो इससे बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ती है। तो उनका मानना था कि लघु उद्योगों का क्षेत्रीय फैलाव लाते हैं और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी और उद्यमशीलता कौशल सहित स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो ऐसे उद्योगों की कमी के कारण उपयुक्त रह जाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा विकास बोर्डों की स्थापना की जा रही है, लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई है तथा जिला उद्योग केंद्रों की भी स्थापना की गई है। अपनी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में दीनदयाल जी ने महात्मा गांधी जी को उद्धृत करते हुए कहा है कि मैं विशाल उत्पादन चाहता हूं, पर विशाल जनसमूह के द्वारा। अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया तो भारत में बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें सहभागिता मशीनीकरण की ना हो करके व्यक्तियों की होनी चाहिए। इसी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज की वर्तमान एनडीए सरकार ने भी छोटे एवं मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं को संचालित करने का प्रयास किया है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल जी बड़े उद्योगों के आधार पर रचित अर्थव्यवस्था को भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं मानते थे। अपनी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए वे सामाजिक समानता की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संवैधानिक संरक्षणों के पक्षधर थे, अतः उन्होंने आग्रह पूर्वक जनसंघ के संविधान में मंडल समितियों के गठन में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए 2-2 स्थान आरक्षित करवाए थे। उनका मानना था कि कोई भी समाज प्रगतिशील तभी हो सकता है जबकि उस समाज में महिलाओं की तथा पिछड़े वर्गों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए वे आरक्षण की नीति का भी समर्थन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनका मानना था कि देश में इस किस्म की जागरूकता बढ़ानी चाहिए जहां पर जातिगत भेद दूर हो। जातिगत तथा धार्मिक भेदों से उनका ये मानना था कि जिसकी वजह से समाज का विघटन होता है, और जब समाज का विघटन बढ़ेगा तो समाज पीछे की ओर जाना शुरू कर देगा। उनका मानना था कि हमारी आर्थिक नीतियां ऐसी हों जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं। अच्छे समाज से अच्छी राजनीति होगी, जिससे अच्छी सरकार बनेगी तथा अच्छी सरकारें होंगी तो अच्छे देश का निर्माण होगा। अपने लेख भारतीय अर्थनीति विकास की दशा में उन्होंने लिखा कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उतरे और काम करे जिन क्षेत्रों में समाज या निजी क्षेत्र जोखिम लेने की बात नहीं करते हैं। पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक जगह होना लोकतंत्र के खिलाफ है। दीनदयाल जी एक प्रगतिशील एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा को एक आवश्यक अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। समाज द्वारा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का विक्रय समाज के लिए घातक है, अतः शिक्षा सुनिश्चित एवं निःशुल्क होनी चाहिए। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि बच्चों को शिक्षा देना समाज के अपने हित में है। जन्म से मनुष्य पशुवत पैदा होता है। शिक्षा व संस्कार के माध्यम से वह समाज का अभिन्न घटक बनता है। जो काम समाज के अपने हित में हो उसके लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। कल्पना करें कि कल शिक्षा शुल्क का बहिष्कार करने अथवा उसे देने में असमर्थ होने के कारण बच्चे पढ़ना बंद कर दे तो क्या समाज इस स्थिति को सहन करेगा? व्यक्ति शिक्षित होकर समाज के लिए ही काम करेगा, किंतु जो व्यवस्था बचपन से ही हमें व्यक्तिवादी बनाती हो उससे समाज की अवहेलना करने वाले निकले तो आश्चर्य ही क्या। सन 1947 से पूर्व सभी देशी राज्यों में कहीं भी शिक्षा के लिए शुल्क नहीं लिया जाता था।
भारत जब सन 1947 में आज़ाद हुआ तो तत्कालीन भारतीय सरकार के द्वारा भी निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्तर पे ही सही निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। धीरे धीरे जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, भारतीय सरकार के द्वारा तथा व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा भारतीय शिक्षा या शिक्षण संस्थाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से निवेश भी किया गया और शिक्षा व्यवस्था जो सरकारीकरण किया भी गया उसमें बहुत कम शुल्क लिया गया या 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था आज भी भारत में संचालित की जा रही है। आज की बढ़ती हुई परिस्थितियों में जब हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है, इस सामाजिक दायित्व को वहन करने का कार्य राज्य का है। प्रजा को शिक्षा की उपेक्षा न करने देना, शिक्षा संबंधी कार्यों में उसकी सहायता करना, प्रत्येक स्थान पर विद्वान गुरुओं का प्राचुर्य रखना, देश काल निमित्तों को शिक्षा के अनुकूल बनाए रखना राज्य का परंपरागत कर्तव्य है। वो शिक्षा के द्वारा ही समाज को एक प्रगतिशीलता देने की बात करते हैं, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो देश की प्रगति अपने आप होगी। शिक्षित समाज के द्वारा ही एक प्रगतिशील देश की कल्पना की जा सकती है। राज्य को शिक्षा के प्रति उत्तरदायी मानते हुए भी वे शिक्षा के सरकारीकरण के हमेशा से विरोधी रहे। उनका मानना था कि शिक्षा का व्यय राज्य के द्वारा होने के बावजूद भी उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए शिक्षकों के स्वायत्त निकाय होने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भेद समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षा समाज में भेद निर्माण करने वाली ना होकर एकात्म भाव निर्माण करने वाली हो। आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थाओं का स्तर ऊपर उठाया जाए। उन्होंने पत्रकारिता के बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की भी बात की। उनका मानना था कि पत्रकारिता समाज का मार्गदर्शन करे तथा नए राष्ट्र के निर्माण में अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करे। उन्होंने राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक तथा 5 जन्म जैसी पत्र पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया। उनका मानना था कि पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पत्रकारिता के मुद्दों में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। चूँकि पत्रकार का काम है समाज में जो भी कमियां हैं उनको सभी के समक्ष प्रस्तुत करना। का मानना था समाचार पत्र पत्रिकाओं को सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, अर्थात सिर्फ राजनीतिक बातें ही नहीं करनी चाहिए। जो भी समाज में कमियां हैं उनको भी बताना चाहिए। धार्मिक जो विशेषताएं हैं या आर्थिक नीतियां जो सरकार की हैं या जो सरकार के द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी प्रमुखता से आलोचना समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने 5 जन्य, राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक जैसी पत्र पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी किया। और अगर हम बात करें उनके विचारों के प्रासंगिकता की तो आज भी समाज की जरूरत उनके विचारों को है। उनके विचारों की जरूरत समाज को आज भी है। उन्होंने उस दौर में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवधारणा की जो परिकल्पना समाज के समक्ष रखी वो आज भी समाज की जरूरत बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर जीवन पर्यंत उसके लिए कार्य करते रहे। वर्तमान समय में भी उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान समय की सरकार, एनडीए की सरकार के द्वारा अंत्योदय जैसी उनकी योजनाओं को सफल रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। सभी व्यक्तियों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आज भी हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की जरूरत है और हम उनके विचारों पर चलते हुए एक प्रगतिशील समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं।